नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में नई शिक्षा नीति भले लागू कर दी गई है, लेकिन स्कूल शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे जिस तरह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, वो देश के लिए चिंता का विषय है। सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि बच्चे प्राथमिक स्तर से लेकर के और हाई स्कूल, इंटर सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश का भविष्य अगर स्कूल छोड़ रहा है तो फिर ये एक गंभीर चिंता का विषय है। संसद की प्राक्कलन समिति ने स्कूल शिक्षा को लेकर एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक 12वीं तक आते आते करीब 73% बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस रिपोर्ट में और भी डिटेल्स हैं। ये एक गंभीर विषय है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने स्कूली शिक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। करीब 73% बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इसके पीछे समिति ने स्कूलों की भौगोलिक उपलब्धता को कारण बताया है। प्राथमिक स्कूल गांव और बस्तियों के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या देश में कम है। प्राथमिक स्तर पर 6.18 करोड़ बच्चों का नामांकन देश भर में है। माध्यमिक स्तर पर बच्चों की संख्या घटकर 2.36 करोड़ रह जाती है। उच्च माध्यमिक में छात्रों की संख्या सिर्फ 1.64 करोड़ ही रह जाती है। प्राथमिक के बाद आगे ऊंची कक्षाओं में बच्चों की संख्या तेजी से घटती है। कई बच्चों के आसपास 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। दूर के स्कूल में जाना गरीब परिवारों के लिए महंगा है। परिवहन और आने जाने का खर्च परिवार के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों पर खर्च का असर ज्यादा पड़ता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आबादी के पास ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल हों, इस बात की सिफारिश समिति की तरफ से की गई है। अब देश में प्राथमिक स्कूल तो पर्याप्त हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए स्कूलों की संख्या कम है, जिसे लेकर संसद की प्राक्कलन समिति ने चिंता जाहिर की है। और ऐसा क्यों है, इस बात को भी हमें समझना होगा। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 10.85 लाख है। देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या करीब 9.11 लाख दर्ज है। उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या करीब 4.12 लाख है। माध्यमिक स्कूलों की संख्या करीब 1.61 लाख है। देश में उच्च माध्यमिक स्कूल सिर्फ 90,866 हैं। प्राथमिक के मुकाबले उच्च माध्यमिक स्कूल बहुत कम है। कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों का नेटवर्क काफी विस्तृत है। कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों की उपलब्धता सीमित हो जा रही है। कम स्कूल होने की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जो स्कूल हैं वो दूर दराज हैं और वहां तक बच्चे नहीं जाते। प्राथमिक शिक्षा के बाद हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिल रहा है। इस आकलन से कई इलाकों में बच्चों को दूसरे गांव में या कस्बे में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बच्चे पढ़ाई के बजाय काम या फिर अन्य गतिविधियों में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को ही असंतुलित बताया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का विस्तार किया जाए, ये सुझाव भी सरकार को दिया गया है। जैसे ही प्राइमरी के बाद कक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे ही छात्र स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं।
प्राथमिक स्तर पर करीब 6 करोड़ 18 लाख छात्रों का नामांकन है। यह ताजा आंकड़ा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र संख्या 4 करोड़ ही रह जाती है। कक्षा 6 से 8 तक आते आते यह संख्या तेजी से नीचे गिरती है। माध्यमिक स्तर पर सिर्फ 2 करोड़ 36 लाख छात्र ही रह जाते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर 1 करोड़ 64 लाख छात्रों की आमद दर्ज है। सबसे बड़ी चिंता कक्षा 8 के बाद छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट है। कक्षा 9 से 10 तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है। 11वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते छात्रों की संख्या में यह कमी और ज्यादा गहरी हो जाती है। छात्रों की संख्या घटने के पीछे स्कूलों की दूरी ये एक बड़ा फैक्टर है। प्राइमरी स्कूल लगभग हर गांव में है, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो 4-6 गांव या इलाके में दूर दराज ही होते हैं। शिक्षा नीति में एक्सेस से रिटेंशन तक पूरी श्रृंखला में सुधार की जरूरत बताई गई। ज्यादातर बच्चे प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे स्कूलों का दूर होना ही बड़ा कारण बताया गया है। गांव में प्राथमिक स्कूल होना आगे की पढ़ाई की गारंटी नहीं है। कई बच्चों को 9वीं कक्षा से आगे दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। गरीब परिवारों के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करना आसान नहीं है। सार्वजनिक परिवहन की कमी समस्या को और ज्यादा गंभीर बना सकती है। कई परिवार बच्चों की यात्रा का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। लड़कियों के मामले में दूरी और सुरक्षा ये दोनों चिंता का सबब है। छोटे बच्चों के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करना व्यवहारिक नहीं है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे छोटे ही माने जाते हैं। दूरी और महंगाई की वजह से परिवार बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाते। कुछ बच्चे स्थानीय स्तर पर काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी लग जाते हैं। समिति ने स्कूलों की भौतिक उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत बताई है। हर क्षेत्र में पर्याप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की जरूरी है। स्कूलों के साथ छात्रावास और परिवहन जैसी सुविधाएं भी अगर हों तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। स्थानीय जरूरत के आधार पर स्कूलों की योजना बनाई जानी आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के बावजूद आखिर स्कूल शिक्षा का संकट क्यों बना हुआ है, यह भी हम आपको बताते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में बड़े सुधारों का लक्ष्य रखा है। नीति लागू होने के साथ ही जमीनी बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। सिर्फ पाठ्यक्रम या शिक्षण पद्धति बदलने से समस्या पूरी तरीके से हल नहीं होगी। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने का अवसर मिले, यह भी सुनिश्चित करना होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की कमी बड़ा फर्क पैदा कर सकती है अगर बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाना जरूरी है ताकि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच गैपिंग खत्म हो। बच्चों को स्कूल में बनाए रखना शिक्षा सुधार की बड़ी चुनौती है। राज्यों और केंद्र को मिलकर इस अंतर को कम करना होगा। नए स्कूल खोलने के साथ मौजूदा स्कूलों की क्षमता भी बढ़ानी होगी।
शिक्षक, प्रयोगशाला, डिजिटल सुविधा और विषयवार शिक्षक जरूरी हैं। सरकार के सामने क्या समस्या का समाधान है, ये भी हम आपको बताते हैं। प्राक्कलन समिति ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। जरूरत के अनुसार नए स्कूलों की स्थापना प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर पढ़ाई के लिए स्कूल पहले से दूर मौजूद हैं। स्कूलों की दूरी तय करने के लिए स्थानीय स्तर पर मैपिंग की जा सकती है। दूरदराज क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर छात्रावास की व्यवस्था भी की जा सकती है। मौजूदा स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड करने का भी विकल्प सामने रखना है। कंपोजिट स्कूल मॉडल का विस्तार एक रास्ता हो सकता है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और विषयवार शिक्षण व्यवस्था भी जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को परिवहन और अन्य सहायता दी जा सकती है। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए सुरक्षित आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की पहचान समय रहते करनी होगी। राज्यों को जिला ब्लॉक स्तर पर ड्रॉप आउट डेटा की निगरानी करनी चाहिए। स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ स्कूल में बच्चों को बनाए रखना भी जरूरी है। इस लिहाज से हमारे देश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है शिक्षा को लेकर, खास तौर पे वो एक सुधार की प्रक्रिया से गुजरे, आज की तारीख में सबसे जरूरी यही चीज लग रही है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आने वाली पीढ़ी में बड़ी संख्या में बच्चे हाई स्कूल, इंटर तक नहीं पढ़े होंगे, तो फिर इस देश का जो मूल ढांचा है या जो सोच का पैमाना है वो भी एक फर्क पैदा कर देगा। भारत में आजादी का उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर किसी में जोश और उत्साह है। भारत ने बीते कई सालों में हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भारत एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने नए रूप में दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत की मिसाइल पावर सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत की मिसाइल क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। भारत ने मिसाइल बेड़े में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण के बाद अग्नि-4 मिसाइल का जिस तरीके से परीक्षण हुआ, भारत ने एक नई मुकाम को हासिल किया है। इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं कि अग्नि-4 किस तरह की खासियत से लैस है। भारत ने 6 अगस्त 2026 को अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हुआ है। परीक्षण में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की प्रमुख भूमिका रही। डीआरडीओ ने भी इस मिशन में महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण के सफल होने की आधिकारिक जानकारी दी। लॉन्च के दौरान सभी निर्धारित ऑपरेशनल मानकों की भी पुष्टि की गई। मिसाइल से जुड़े तकनीकी मानकों का सत्यापन भी किया गया। अग्नि-4 परीक्षण एसएफसी के तत्वावधान में पूरा किया गया। लॉन्च के दौरान मिसाइल के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े भी जुटाए गए। परीक्षण का उद्देश्य प्रणाली की वास्तविक परिचालन क्षमता को परखना था। सफल लॉन्च ने संबंधित हथियार प्रणाली की विश्वसनीयता को जांचा है। परीक्षण में डीआरडीओ और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच समन्वय दिखाई दिया। नियमित परीक्षण रणनीतिक हथियार प्रणालियों की तैयारी जांचने का माध्यम होते हैं। चांदीपुर रेंज भारत के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में शामिल है।
सफल परीक्षण भारत के लगातार जारी मिसाइल विकास कार्यक्रम की कड़ी है। अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है और मिसाइल कितनी ताकतवर है, ये आंकड़ा सबसे दिलचस्प है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके की उपलब्धियां हासिल की है, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM श्रेणी में आती है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 4000 किलोमीटर बताई है गई। यह सतह से सतह पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली प्रणाली है। मिसाइल लंबी दूरी के रणनीतिक लक्ष्यों को कवर करने में सक्षम है। अग्नि 4 2 चरणों वाली मिसाइल प्रणाली है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस ईंधन आधारित प्रणोदन इसकी प्रमुख टेक्नोलॉजी विशेषताओं में शामिल है। 2 चरणों की व्यवस्था मिसाइल को आवश्यक उड़ान गति हासिल करने में मदद करती है। इसकी लंबी रेंज इसे भारत की महत्वपूर्ण रणनीतिक मिसाइलों में शामिल करती है। मिसाइल में आधुनिक मार्गदर्शन नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उड़ान के दौरान प्रणाली प्रक्षेप वक्र को बनाए रखने में मदद करती है। बैलिस्टिक उड़ान प्रणाली मिसाइल को निर्धारित प्रक्षेपक आगे बढ़ने में मदद करती है। री एंट्री चरण में मिसाइल का पेलोड वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करता है। अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए री एंट्री टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी 2 चरणों की संरचना, उन्नत मार्गदर्शन इसे सक्षम रणनीतिक प्रणाली बनाते हैं। परमाणु हथियार और भारत की प्रतिरोधक क्षमता में अग्नि 4 मिसाइल की क्या भूमिका है, यह भी समझिए। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। पारंपरिक सैन्य इस्तेमाल से इसका महत्व कहीं ज्यादा है। यह भारत की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध व्यवस्था का हिस्सा है। परमाणु प्रतिरोध उद्देश्य संभावित दुश्मन को हमले से रोकता है। इसके लिए जवाबी कार्रवाई की विश्वसनीय क्षमता जरूरी होती है। जमीन आधारित मिसाइलें भारत के परमाणु ढांचे का महत्वपूर्ण घटक हैं। ऐसी मिसाइलें देश को रणनीतिक जवाब देने का विकल्प देती हैं। परमाणु हथियार प्रणालियों में विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होती है। नियमित परीक्षण इसी विश्वसनीयता को परखने में मदद करते हैं। मिसाइल की परिचालन तैयारी रणनीतिक प्रतिरोध की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। भारत की परमाणु नीति न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की अवधारणा पर आधारित है। इस नीति में खरीद हथियारों की संख्या से ज्यादा विश्वसनीयता क्षमता पर जोर रहता है। रणनीतिक हथियारों की कमान नियंत्रण ये भी व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। अग्नि श्रृंखला भारत की जमीन आधारित परमाणु क्षमता को मजबूती देती है। अग्नि 4 का परीक्षण दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करेगा। चीन के खिलाफ अग्नि 4 मिसाइलें रणनीतिक संतुलन में कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये भारत के लिए सबसे खास है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अगर भारत को कहीं से चुनौती मिली है इतिहास में तो चीन है। अग्नि 4 को भारत चीन रणनीतिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और चीन दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला रहा है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। चीन के पास भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा नेटवर्क है। ऐसे माहौल में भारत के लिए विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता जरूरी है। लंबी दूरी की मिसाइल संभावित विरोधी के रणनीतिक आकलन को प्रभावित करती है। अग्नि 4 भारत को दूर स्थित रणनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में विकल्प देती है। इससे भारत की जवाबी क्षमता को अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है। मिसाइल शक्ति क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को प्रभावित करने वाला कारक है। रणनीतिक हथियार संभावित संघर्ष की स्थिति में विरोधी की गणना बदल सकते हैं। भारत की मिसाइल क्षमता चीन के मुकाबले संतुलन बनाने का एक माध्यम है। अलग अलग रेंज की अग्नि मिसाइलें भारत को लगातार मजबूत कर रही हैं। अग्नि 4 मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का लोहा मनवा रही है। अग्नि 4 भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके विकास में डीआरडीओ की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। मिसाइल विकास में प्रणोदन तकनीक एक प्रमुख क्षेत्र है। मार्गदर्शन प्रणाली मिसाइल की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेविगेशन सिस्टम उड़ान के दौरान मिसाइल की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। नियंत्रण प्रणाली मिसाइल को निर्धारित दिशा में बनाए रखने में योगदान देती है। री एंट्री टेक्नोलॉजी उच्च तापमान वाले वातावरण में पेलोड की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। मिसाइल परीक्षण से अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रणालियों का वास्तविक प्रदर्शन जांचा जाता है। परीक्षण के आंकड़े भविष्य की टेक्नोलॉजी सुधार प्रक्रिया में काम आते हैं। स्वदेशी विकास से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलती है। मिसाइल कार्यक्रम से भारत वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की विशेषज्ञता बढ़ती है। रक्षा उद्योग को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट निर्माण के अवसर मिलते हैं। घरेलू तकनीक से रणनीतिक हथियारों के रखरखाव और अपग्रेडेशन में सुविधा होती है। अग्नि कार्यक्रम भारत के रक्षा अनुसंधान में दीर्घकालिक निवेश को दिखा रहा है। अग्नि 4 का परीक्षण आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में भारत की जीत है। अब अग्नि 4 मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत मिसाइल की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लिहाज से यह भारत के लिए सबसे अहम पड़ाव है। भारत लगातार अपनी मिसाइल प्रणालियों को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। अग्नि 1 से अग्नि 4 तक रेंज और टेक्नोलॉजी क्षमता में क्रमिक विकास हुआ है। अग्नि परिवार भारत की अलग अलग रणनीतिक दूरी की जरूरतों को पूरा करता है। मई 2026 में MIRV टेक्नोलॉजी से जुड़ी उन्नत अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ। MIRV टेक्नोलॉजी एक मिसाइल के कई स्वतंत्र री एंट्री व्हीकल से जुड़ा हुआ मामला है। इससे भविष्य की रणनीतिक मिसाइलों की क्षमता में भी बड़ा विस्तार हो सकता है। भारत लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल क्षमता पर भी काम कर रहा है। LRLACM इसका एक उदाहरण है, जिसका परीक्षण जून में किया गया था। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी जुलाई में परीक्षण हुआ था। भारत का मिसाइल कार्यक्रम केवल एक प्रकार की प्रणाली तक सीमित नहीं है। भविष्य में अधिक सटीकता वाली मिसाइलों पर भी जोर बढ़ सकता है। हाइपरसोनिक तकनीक भी भारत के उभरते रक्षा अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल है।
बेहतर सेंसर और नेविगेशन प्रणालियां भविष्य की मिसाइलों को अधिक सक्षम बनाएंगी। जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाली प्रणालियों का तालमेल रणनीतिक क्षमता बढ़ाएगा। अग्नि 4 का सफल परीक्षण मिसाइल आधुनिकीकरण का कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस लिहाज से भारत आने वाले समय में अपने दुश्मनों से किस तरीके से निपटेगा, इसकी तैयारी देखने को मिलती है। साथ साथ इस आजाद भारत में इस राष्ट्र का बंधन होता रहे, इसलिए हमारे वैज्ञानिक हों या हमारी सेनाएं, वो निरंतर इस दिशा में काम कर रही हैं कि इस राष्ट्र का बंधन सुनिश्चित रहे। आजादी का ये उत्सव तब और कई गुना मायने रखता है जब हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा हो। डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, उससे आजादी के उत्सव में 4 चांद लग गए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश की सार्वजनिक रक्षा कंपनियों को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। 9 सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों के पास 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हैं, जो बता रहा है कि देश में रक्षा उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ रहा है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। रक्षा खरीद में स्वदेशी कंपनियों का दबदबा किस तरीके से बढ़ा है, ये देखिए। केंद्र ने रक्षा खरीद बजट का 75% हिस्सा देश में ही खर्च करने का फैसला किया है। इस नीति से हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए की घरेलू रक्षा खरीद हो रही है। स्वदेशी खरीद बढ़ने से भारतीय रक्षा कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 सरकारी कंपनियों की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इन 9 कंपनियों के पास कुल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बताए गए। बड़े ऑर्डर मिलने से कई कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर दबाव भी बढ़ा है। कुछ सरकारी रक्षा कंपनियां फिलहाल नए ऑर्डर लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना बर्डन आ चुका है। बढ़ती मांग की वजह से कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। रक्षा उत्पादन बढ़ने से देश में विनिर्माण गतिविधियों को भी गति मिली है। सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मांग तीनों सेनाओं से लगातार बढ़ रही है। अर्धसैनिक और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से भी इस मांग को मजबूती मिली है। घरेलू रक्षा खरीद बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है। स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में भारत की औद्योगिक क्षमता मजबूत हो रही है। सरकार की आत्मनिर्भर रक्षा नीति अब कंपनियों के कारोबार में साफ दिखाई देती। HAL और BEL, इन कंपनियों के पास किस तरीके के ऑर्डर आए हैं, ये सबसे दिलचस्प है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सबसे ज्यादा 2.60 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर आए हैं। HAL के ऑर्डर में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण के काम शामिल हैं। कंपनी को वायुसेना और नौसेना के लिए विमान संबंधी काम भी मिला है। मौजूदा विमानों के रखरखाव से जुड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट HAL के पास हैं। HAL को मौजूदा ऑर्डर पूरा करने में करीब 8 से 9 साल लग सकते हैं। नए ऑर्डर मिलने पर कंपनी को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास भी करीब 73,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर पहुंचे। BEL तीनों सेनाओं के लिए कई तरह के रक्षा उपकरण तैयार करती है। कंपनी रडार और रक्षा संचार प्रणालियों जैसे उपकरणों का निर्माण करती है। मिसाइल से जुड़े उपकरण और कलपुर्जे भी BEL के प्रमुख उत्पादन में शामिल हैं। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के पास करीब 16,395 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। BEML सेनाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के सैन्य वाहनों का निर्माण करती है।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास करीब 25,962 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। बीडीएल गाइडेड मिसाइल और अंडर वाटर सिस्टम सैन्य उपकरण तैयार करती है। मिश्र धातु निगम के पास करीब 2,440 करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर पहुंचे। रक्षा उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, यह भी हम आपको बताते हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ने से देश में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं। रक्षा उद्योग के विस्तार से अप्रत्यक्ष रोजगार को भी बड़ा फायदा हो रहा है। स्थानीय उत्पादन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र से जुड़े सप्लायर्स का कारोबार भी बढ़ा है। घरेलू कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से निजी उद्योग के लिए भी अवसर बढ़े हैं। रक्षा विनिर्माण बढ़ने से देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिल रही है। स्वदेशी उपकरण खरीदने से विदेशी मुद्रा खर्च में कमी आ रही है। आयात घटने से रक्षा क्षेत्र में देश की बाहरी निर्भरता भी कम हो रही है। सरकार की खरीद नीति से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है। रक्षा उत्पादन बढ़ने से टेक्नोलॉजी, कौशल और विशेषज्ञता का भी विस्तार हो रहा है। नई उत्पादन क्षमता बनने से भारत में उच्च तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र का विस्तार दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी मांग पैदा कर रहा है। विमान, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। विशेष धातुओं और रक्षा सामग्री के घरेलू उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। रक्षा उद्योग का विस्तार भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद कर रहा है। बढ़ता रक्षा उत्पादन अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों का नया आधार बना है। भारत के रक्षा क्षेत्र में जो निर्यात लगातार बढ़ा है, यह भी हमारी अर्थव्यवस्था को मदद कर रहा है। भारत अब करीब 100 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, यानी हम बेच रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दिखाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में निर्यात 32.5% बढ़ा था। 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए रहा था। पहली तिमाही का निर्यात पिछले साल की समान अवधि से 78% ज्यादा था। भारतीय रक्षा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रक्षा निर्यात बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए विदेशी बाजार मिल रहे हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय रक्षा उत्पादों की स्वीकार्यता भी मजबूत हो रही है। सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। स्वदेशी रक्षा तकनीक अब भारत की निर्यात क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। निर्यात बढ़ने से भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए कारोबार का दायरा बढ़ा है। विदेशी बाजारों में विस्तार से भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। रक्षा निर्यात में तेजी भारत की बढ़ती रणनीतिक और औद्योगिक क्षमता को दर्शाती है। आत्मनिर्भर रक्षा के लिए सरकार की तरफ से जो बड़ी पहल की गई है, वो भी
अपना रंग दिखा रही है। इसे भी समझिए। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता घटाने के लिए स्वदेशीकरण पर जोर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों में 5,600 से ज्यादा रक्षा वस्तुएं शामिल की गई हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद इन वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योग से की जा रही है। स्वदेशीकरण सूचियों से घरेलू कंपनियों के लिए स्थायी मांग तैयार हो रही है। सरकार की नीति का लक्ष्य रक्षा उत्पादन को देश के भीतर बढ़ाना है। तीनों सेनाओं की जरूरतों को घरेलू उद्योग से पूरा करने पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता दी है। घरेलू कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने से उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ रहा है। सरकार रक्षा उद्योग को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। आत्मनिर्भर रक्षा नीति से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और विनिर्माण क्षमता पर जोर है। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ने की दिशा में प्रयास हुए हैं। नौसेना, सेना और वायुसेना में महिलाओं की भूमिकाएं भी बढ़ रही हैं। सरकार आत्मनिर्भर रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास से जोड़ रही है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और आगे की क्या चुनौतियां हैं, यह भी समझिए। रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती है। स्वदेशी उपकरणों की उपलब्धता से सेना की जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सकता है। घरेलू कंपनियों की मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य की उत्पादन क्षमता का संकेत दे रही है। बढ़ती मांग के बीच कंपनियों के लिए समय पर डिलीवरी अब चुनौती है। HAL जैसी कंपनियों के लंबे ऑर्डर बैकलॉग से उत्पादन विस्तार की जरूरत दिखाई देती है। नई फैक्ट्रियां और उत्पादन लाइनें बढ़ाना उद्योग के लिए अब जरूरी हो गया है। रक्षा टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव की वजह से अनुसंधान पर भी निवेश बढ़ेगा। रिसर्च होंगी, डेवलपमेंट होगा। उन्नत टेक्नोलॉजी हथियार प्रणालियों में घरेलू तकनीकी क्षमता को लगातार मजबूत करने पर जोर है। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए कीमत और टेक्नोलॉजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। निजी कंपनियों को बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में अधिक भागीदारी का अवसर मिल सकता है। रक्षा उद्योग के विस्तार के साथ ही कुशल टेक्नोलॉजी मानव संसाधन की भी मांग बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता के साथ महत्वपूर्ण रक्षा टेक्नोलॉजीज में वास्तविक स्वावलंबन जरूरी होगा। भारत के लिए अगली चुनौती उत्पादन से आगे वैश्विक रक्षा बाजार में नेतृत्व बनाना है। रक्षा क्षेत्र की मौजूदा रफ्तार भारत को बड़े वैश्विक रक्षा विनिर्माण की ओर ले जा सकती है। तो इस लिहाज से भारत लगातार अपनी सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आजादी के बाद जिस तरीके से भारत ने अपने कदम, अपने पंख फैलाए हैं, वो आज एक नई ऊंचाई पर साफ साफ दिखाई देता है कि न सिर्फ हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, बल्कि हम उन देशों को अब अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी, अपना रक्षा आयुध बेचने की स्थिति में आ गए हैं, निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं, जो कभी बड़े स्तर पर हम दूसरे देशों से सिर्फ आयात ही किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत में विदेशियों से जो भी रक्षा उत्पाद आ रहे हैं, जो बड़े सौदे हो रहे हैं, फ्यूचर में वो यहीं पर उनकी प्रोडक्शन लाइन तैयार हो, समझौते में इस बात का भी जिक्र हो रहा है। यानी आने वाले समय में भारत और ज्यादा तेजी से और तरीके से अपने तेवर दुनिया को दिखाएगा, ताकि इस राष्ट्र का वंदन होता रहे।
वंदे राष्ट्र।